Good morning, students. Hope you are very well at your home. देखिए, आप लोग जो रेगुलर स्टडी हम वीडियोस के माध्यम से कर रहे हैं, पहले कुछ बातें मैं बता देती हूँ आप लोगों को इसमें कि एक तो आप वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट आप उसको सुने, ढंग से एक एक टर्म्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इन वीडियोस को आपको ये नहीं कि लाइटली लेना है कि आपकी स्टडी हो रही है बाद में देख लेंगे। अब तक हम 4-5 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उतना ही लर्न भी होना चाहिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे उससे आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी ढंग से। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, ध्यान से सुने, सभी वर्ड्स को ढंग से मेमोराइज करें, याद रखें कि क्या चीज है, हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। दूसरी चीज कि अपने नोट्स को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज जरूर करें, एक बार वीडियो सुने, एक बार नोट्स लिखें, उसके बाद उसको रिवाइज जरूर करें घर पर, क्योंकि अभी आपका पूरा जुलाई मंथ जो है वो इसी तरह से ऑनलाइन स्टडी में लगभग जाने वाला है। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपका सिलेबस इतना इकट्ठा हो जाए, क्योंकि बायो के अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी होता है। आप जो है यदि रेगुलर स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो थ्योरी के अंदर हम चीजें जो है यदि हमें एक बार समझ में, अगर एक बार हमने रिवाइज कर ली तो बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि रेगुलर आप रहें, चैप्टर वाइज चैप्टर आप उसको लर्न करते रहें। तो वीकली टेस्ट के लिए भी आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, 4 जुलाई को मैं आपका चैप्टर 21 का टेस्ट लूंगी, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम वाला, और इस टेस्ट को भी आपको केयरफुली देना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लर्न करके एक एक चीज, फिर आप अपनी सेल्फ आपको पता चलेगा कि आपको कितना चैप्टर्स में से आया है। इसी बात के साथ चलिए अब हम बात करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र के अंदर एक प्रमुख संरचना वृषण और उसकी संरचना के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। सहायक जनन जो अंग थे उसमें हमने अधिवृषण एपिडिडाइमस के बारे में भी अध्ययन किया था। अब हम जो है उसके आगे की संरचनाएं जो हम पढ़ चुके हैं कि प्रमुख तो एक ही पढ़ा था हमने, वृषण और उसकी संरचना। उसके पश्चात जो है उसके सहायक अंग जो कि मुख्य जनन की सहायता करते हैं, ताकि जनन की प्रक्रिया क्या हो सके, सुगमता से सरलता से हो सके। वो जनन तंत्र के अंदर और भी बहुत सारे अंग होते हैं, इसके बारे में अब आज हम पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक आता है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी क्या होती है? 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, इसे हम इंग्लिश में वासा डिफरेंस भी कहते हैं। भीतरी सतह जो होती है इसकी, यानी शुक्र वाहिनी की भीतरी सतह किसकी बनी हुई है? स्तंभी उपकला की बनी हुई होती है। इनकी कुछ कोशिकाओं से विशेष तरल पदार्थ स्रावित होता है, जो शुक्र वाहिनी के मार्ग को शुक्राणु गमन के लिए चिकना बनाता है। यानी इस शुक्र वाहिनी के अंदर कुछ जैसी कोशिकाएं, मान के कुछ कोशिकाएं ये हैं, ये एक तरल पदार्थ स्रावित कर रही हैं, तो ये तरल पदार्थ क्या करेगा? जैसे शुक्र वाहिनी का ये मार्ग है, यहाँ से शुक्राणु जो है होकर के अंदर जा रहे हैं, तो वो शुक्राणु स्मूथली अंदर चले जाएं, उस मार्ग को पूरा इतना चिकना बनाने में सहायक होती है। शुक्रवाहिनी का अंतिम भाग जो होता है तुम्बिका, यानी वो क्या हो जाता है कि फूल करके मोटा हो जाता है, और इस भाग को हम तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। शुक्रवाहिनी का अंतिम भाग जो फूल कर मोटा हो जाता है वो तुम्बिका या एम्पुला कहलाता है। शुक्राशय की छोटी वाहिनी खुलती है, यहाँ एम्पुला में क्या खुलती है? शुक्राशय की जो एक छोटी वाहिनी होती है वो खुलती है। अब यह 2 वाहिनी हो गई, शुक्र वाहिनी का भाग जो है वो एम्पुला में खुला, और दूसरा शुक्राशय की छोटी, शुक्राशय से एक और वाहिनी निकलती, शुक्राशय पर ग्रंथि है तो इससे एक वाहिनी निकलती है। तो 2 वाहिनियां हो गई, एक तो शुक्र वाहिनी और दूसरी एक और छोटी वाहिनी। ये दोनों वाहिनियां जो होती हैं वो किसका निर्माण करती है? स्कैलियन वाहिनी का, स्खलियन वाहिनी का निर्माण करती है। देखिए, कुछ विशेष पदार्थ का स्राव होता है जिसका काम क्या है? शुक्रवाहिनी में शुक्राणु गमन को चिकना बनाए रखना। दूसरी चीज, इसमें शुक्राशय के अंदर से छोटी वाहिनी खुलती है और क्या करती है? शुक्रवाहिनी का अंतिम भाग इसमें खुल रहा है एम्पुला में, और ये दोनों जब मिल जाती हैं तो कौन सी वाहिनी का निर्माण कर रही है?
स्खलनीय वाहिनी का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं मूत्र मार्ग यूरेथ्रा की। देखिए, मूत्राशय से कौन सी वाहिनी? मूत्र वाहिनी। और शुक्र वाहिनी से कौन सी वाहिनी निकल मिली थी? स्खलनीय वाहिनी। ठीक है, यहाँ हमने भी पढ़ा स्खलनीय वाहिनी। तो मूत्र वाहिनी और स्खलनीय वाहिनी, जब ये दोनों यहाँ से जैसे मूत्राशय से कौन सी वाहिनी निकली? मूत्र वाहिनी। और ये कौन सी निकली? स्खलनीय वाहिनी। तो ये दोनों मिलकर के आपने पढ़ा होगा इस तरह की संरचना जो होती है निर्माण करती है। तो ये जो है मूत्र मार्ग कहलाता है। मूत्र मार्ग जो होता है वो कितना सेंटीमीटर लंबा? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। शिशिन के शिखर पर मूत्र जनन छिद्र पाया जाता है। इस मूत्र मार्ग के जो अंतिम भाग में पतला शिशिन की संरचना बन जाती है और ये शिशिन पेनिस वाला जो भाग होता है वो कहलाता है। उस पर जो एक छिद्र पाया जाता है उस छिद्र को हम मूत्र जनन छिद्र कहते हैं, जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां जो सहायक ग्रंथियां होती हैं जिसके द्वारा जो होती है जो कि नर जनन तंत्र की संरचना के निर्माण में सहायक होती हैं। 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसका जो इन तीनों ग्रंथियों से कुछ स्त्राव निकलता है, जिस स्त्राव को कहाँ स्त्रावित कर दिया जाता है? मूत्र मार्ग में स्त्रावित कर दिया जाता है। 3 प्रकार की ग्रंथियां हो गई, जिनसे जो स्त्राव निकलेगा वो कहाँ स्त्रावित कर दिया? मूत्र मार्ग में स्त्रावित कर दिया। ये स्त्राव जो होते हैं शुक्राणुओं के साथ मिलकर शुक्र द्रव या वीर्य का स्रवण करते हैं। यानी जहां से ये तीनों ग्रंथियों से कुछ स्त्राव निकला प्लस शुक्राणु जो है वो दोनों जो होते हैं उनके साथ मिल करके एक पदार्थ जो होता है बाहर निकलता है नर संरचना के अंदर, जिसे हम कहते हैं शुक्र द्रव या वीर्य। अब कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? नंबर फर्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। मूत्र मार्ग के अग्र भाग में स्थित होती है, यानी मूत्र मार्ग का सबसे आगे वाला जो भाग होगा, जैसे हमने संरचना पढ़ी है तो इस प्रकार की संरचना जो होती है इसके अग्र वाला जो भाग है उसके अंदर जो होती है वो कौन सी संरचना हो गई? हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। इससे एक हल्का सफेद क्षारीय तरल पदार्थ बाहर निकलता है जिसको हम कहते हैं शुक्र द्रव। ये कितने प्रतिशत होता है? 25 से 30% इसकी मात्रा होती है। इसके अंदर इस क्षारीय पदार्थ के अंदर बहुत सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? जैसे फॉस्फेट हो गया, सिट्रेट हो गया, लाइसोजाइम हो गया, स्पर्मेन हो गया। ये सारे पदार्थ कौन से? प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले तरल पदार्थ में उपस्थित होते हैं। अब इनमें से जो फॉस्फेट होता है इसका काम क्या होता है? शुक्राणु को सक्रिय बनाना और वीर्य के स्कंदन को रोकना, यानी शुक्राणु को सक्रिय, ताकि वो मूवमेंट जो है वो तेजी से कर सके, उनकी गतिविधि चालू रहे। और वीर्य के स्कंदन को, जो पदार्थ निकल रहा है, वीर्य निकल रहा है, उसके स्कंदन को, उसको कोगुलेट होने से, जमने से रोकने का काम करते हैं। इसमें 4 पालियां पाई जाती हैं। एक होती है अधर भाग पर, दूसरी होती है पृष्ठ भाग पर और दोनों हो गई पार्श्व, यानी एक तो हो गई पृष्ठ भाग पर, एक हो गई अधर भाग पर और 2 इधर पार्श्व भाग पर। यानी कितनी पालियां हो गई? 1, 2, 3 और 4। 4 पालियों की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट चीज शुक्राशय। इसे हम यूटेरस मैस्कुलाइन्स भी कहते हैं। यूटेरस मैस्कुलाइन्स कहते हैं। ये कितनी पाई जाती है? 1 जोड़ी पाई जाती है। शुक्राशय को ही दूसरी ग्रंथि भी है। दूसरी ग्रंथि जो है हमारी कौन सी? शुक्राशय। और इसे हम क्या नाम देते हैं? यूटेरस मैस्कुलाइन्स। 1 जोड़ी जो होती है ये उपस्थित होती है। स्त्रावित तरल जो होता है वो कहलाता है, जो वीर्य तरल है इसका कितने प्रतिशत भाग? 70% भाग जो होता है इसी शुक्राशय ग्रंथि से निकलता है। इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं? फैक्ट्रोज होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, प्रोस्टोग्लैंडिन होते हैं और एंजाइम, यानी ये पदार्थ हैं जो कि इस शुक्राशय से निकलने वाले तरल द्वारा स्रावित होने वाले इस तरल के अंदर उपस्थित होते हैं। एस्कॉर्बिक, फैक्ट्रोज, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, एंजाइम्स। इनमें से जो फैक्ट्रोज होता है वो क्या काम करता है? शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। शुक्राणु को ऊर्जा देने का काम कौन सा पदार्थ कर रहा है? यहाँ पर फैक्ट्रोज करता है। तो फैक्ट्रोज यानी शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान देने वाला तत्व या पदार्थ कौन सा हो गया? फैक्ट्रोज हो गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर आता है हमारा कौपर ग्रंथियां। 1 जोड़ी पाई जाती हैं।
इनको दूसरा नाम हम देते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। कितनी हो गई? एक तो जोड़ी उपस्थित हो गई और इसका दूसरा नाम क्या हो गया? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि होता है। छोटी होती हैं, गोल होती हैं, पीली पारदर्शी होती हैं और क्षारीय यानी क्षारीय होती है। क्षारीय यानी इसमें जो होती है बेसिक होती है, यानी कितनी है इसकी पीएच? 7.5 से 8 पीएच इसमें पाया जाता है। इसका काम क्या हो गया? मैथुन से पूर्व निकलकर मूत्र मार्ग को क्षारीय बना देती हैं। जब काउपर्स की मैथुन की जब क्रिया होती है उस स्थिति से पहले, जस्ट उस स्थिति से पहले निकलकर मूत्र मार्ग को क्षारीय बनाने का काम करती हैं। वो कौन सी ग्रंथि करती है? काउपर ग्रंथि। तो कौन कौन सी 3 ग्रंथि हो गई? प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा शुक्राशय जिसे हम यूरिथ्रेटस मैस्कुलाइन्स भी कहते हैं, और तीसरी कौन सी हो गई? काउपर ग्रंथि है जिसे हम बल्बोब्यूरल ग्रंथि भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा है, हम जो पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र की संरचना के आगे के कुछ भाग, जैसे शुक्रवाहिनी क्या है, मूत्रमार्ग क्या होता है और कौन कौन सी इनमें सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ध्यान से पूरे वीडियोस देखेंगे, सभी रेगुलर देखेंगे और पूरा देखने के बाद उसको अच्छे से समझें और अच्छे से अभ्यास करते रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।